ब्रिगेडियर गजनफर साहब तक जाने से पहले फरज शहजादी की तरफ से जो प्रेस में कल स्टेटमेंट जारी की है और जो पूरी कार्रवाई की जाने लगी है वो सुनिएगा। गोशा खाना में उमर फारूक शाहजेब खानजादा ने जो मन गढ़त झूठे और हकायक से हटकर इल्ज़ामात लगाए हैं, फरज शहजादी साहब की हदायत मिल चुकी हैं और फौजदारी मुकदमा 499 और 500 पाकिस्तान पीनल कोड 499 और 500 ताजरात पाकिस्तान के तहत उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और बहुत जल्द जो है वो अंदाज मुकदमा की दरखास्त दे दी जाएगी। दूसरा, डेफेमेशन का बाकायदा हत्के इज्जत का नोटिस 5 अरब रुपए का जो है वो इसी हफ्ते के अंदर जारी किया जा रहा है। तीसरा, पैमरा के पास भी बाकायदा पाकिस्तानी कवानीन के तहत शिकायत के अंदराज और कंप्लेंट के हवाले से मामला लाए जा रहे हैं और बाकी लंदन में या दुबई में वोकला से मुशावरत चल रही है कि वहां पर जो मुकदमा दायर कर रहे हैं और उसका लाए अमल क्या होगा या उसके अलावा किसी और मुल्क के अंदर भी प्रोसीडिंग लेकर जानी है, उसका भी तकरीबन अहाता किया जा रहा है। तो इस मामले को इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा। झूठ, फ्रॉड और फेब आप लोगों के सामने आ चुका है। फैक्ट फोकस में अहमद नूरानी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि फरज शहजादी साहिबा जो हैं वो 2019 में दुबई गई नहीं है और तो मिलना, मुलाकात या बाकी काम करना दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है और इसके पीछे जो लोग भी हैं उनके चेहरे भी इंशाल्लाह बेनकाब किए जाएंगे। सियासी तौर पर जिन ग्रुपों में ये बात सारी चली है और इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि एफआईए से भी राब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार, छुट्टी का दिन, अपडेट बैकग्राउंड पे चल रही है लेकिन बहुत से अहम इशू हैं जिस पे गुफ्तगू करनी है और वो है, सबसे पहला जो इशू है वो है थप्पड़ की गूंज। शहबाज शरीफ के बारे में बहरहाल बहुत से ट्वीट हैं, जो बहुत से बड़ी मुख्तलिफ सी चीजें आई, एक्सप्लेनेशन करने भी आ गए, लेकिन हम यहाँ देखते रहे सारी चीजों को और वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं जो कुछ भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। और हालात तो पता नहीं, मैं तो देख रहा हूँ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन चलते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ। वो बताते हैं कि ये वाकई गूंज है या कुतिया पांचा हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। पहली बात तो एक असूल के तौर पे, क्योंकि आप भी कानूनदान हैं और बड़े माशाल्लाह माहिर कानूनदान हैं, तो बुनियादी असूल के तौर पे एक बात ये कर लेते हैं कि अगर इस चीज़ में कोई हकीकत है तो इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस तरह भी देखिए, इससे पहले जब इमरान खान साहब के बारे में यही चीज़ चली थी और रात को कहा गया था कि जी हेलीकॉप्टर उतरे और कुछ लोग आए और ये हुआ, तो उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा तहकीक करने की कोशिश की, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत दोस्त भी हैं, फिर रिश्तेदार भी हैं जो मीडिया में मौजूद हैं, तो वहाँ से पता ही चला, बल्कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ, उसने भी इस पर प्रोग्राम किया और वहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी जो थे, 4, 5, 6 सहाफ़ी जिनके नाम मौजूद है, वो आखिरी वक्त तक जब इमरान खान साहब ने डायरी उठाई और गए, वो वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। उस वक्त भी आपको पता है टेंशन उरूज पे थी, और टेंशन क्या थी कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आने वाला था और उनको कहा जा रहा है वो कि जी एक यही इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसकी अभी आप प्राइम मिनिस्टर जो मनी लॉन्ड्रर है और जिसको बरतानिया में भी थप्पड़ पड़ा। वैसे थप्पड़ जो है वो अगर आप देखें ना तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली पड़े, वो अल्फाज से भी थप्पड़ पड़ सकता है, जूते भी पड़ते हैं, आपको पता है जूते भी पड़ सकते हैं। ये सिर्फ अगले रियलाइजेशन करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर तो वो बेशरम और बेगैरत तबीयत का है तो उसको महसूस ही नहीं होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जैसे एक वीडियो है जो कुछ पहले की है, वहां पे वो एक साहब पढ़ के सुना रहे हैं कि आपने वो उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है वो इस वक्त की नहीं है दो कुछ अर्से पहले की। तो वहां ये तो स्टेब्लिश हो गया है ना, डेली मेल ने कर दिया कि आपने 16 अरब रुपए चुराए पाकिस्तान से, आपने 16 अरब डॉलर चुराए पाकिस्तान से, आपने 16 अरब रुपए चुराए। आप पाकिस्तान में भी चोर, बाज और पूरा टब्बर चोर।
इंटरनेशनल चोर। इसीलिए डेली मेल ने खबर लगाई थी नवाज शरीफ के बारे में, पेंट हाउस पायरेट, यानी पेंट हाउस नकबजन, चोर नहीं कहा था, उन्होंने कहा था नकबजन, डाकू। तो ये डाकू का भाई भी डाकू, डाकू का सन-इन-लॉ भी डाकू, डाकू का बेटा भी डाकू, उस डाकू का बेटा भी डाकू, गोंगलू डाकू। तो अब अगर ये चीजें मौजूद हैं तो अब जो कुछ हो रहा है उसमें जिस तरह सोशल मीडिया को लेके चल रहा है उसमें तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सही है। लेकिन जहां तक मेरी अक्ल कहती है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, कि जिन चीजों से ये रेफर किया जा रहा है उससे मेरा ख्याल अभी तक उस लेवल के लोगों की जो फिजिकल बिहेवियर है वो इतना नहीं गिरा कि वो थप्पड़ और घूसों और मुक्कों तक आएगी। ये बदमाशों में, जाहिलों में जरूर होता है। और चूंकि उस वक्त भी एक तरह इमरान खान के साथ कैंपेन चली, तो मेरा ख्याल अभी भी, ये मेरी नजरिया है कि एक हो सकता है कोई हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए हो, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही थी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और इसके दरमियान जो है लोग मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। और इस तमाम सिस्टम पे अगर एक और FIR अब कटाएं और कोर्ट पे जाके अब मुकदमा दायर करें, तो वो मुकदमा दायर होना चाहिए उस डाकू के खिलाफ, उस एंटी स्टेट लीडर के खिलाफ जो लंदन में बैठा हुआ पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और अगर शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े हैं तो बिल्कुल ठीक पड़े हैं, क्योंकि जब आप लंदन जाके एक मुजरिम से, एक डाकू से, एक चोर से, एक पेंट हाउस पायरेट से, जिसका बेटा चोर, जिसकी बेटी वीडियो बनाती है लोगों की और उस वीडियो को अपने फोन में रखती है, फिर अपने बाप को बताती है कि मैंने वीडियोस बनाई है और फहश वीडियो है लोगों की, जब वो ये गैर अखलाकी काम वो कर सकती है, तो इस किस्म के लोगों तो फिर लाते मुते घुसे सब कुछ पढ़ने चाहिए मेरा ख्याल, और वो अवाम की तरफ से पढ़ने चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली हो, वो आप जेस्चर्स में और आप उस अपने कमेंट्स में भी, वो कमेंट भी थप्पड़ के बराबर होते हैं, बल्कि थप्पड़ से ज्यादा भारी होते हैं। अच्छा, चलते हैं आगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से तैनाती के, जो कि अब ये मामला अब हर चैनल पे हर जगह डिस्कस हो रहा है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से बात भी हो रही है, नाम जो आ रहे हैं, और इसमें बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ का बड़ा रोल है। हालांकि मैं नहीं समझता ये इस्तेहकाक तो वजीर आजम का है, लेकिन जो नाम आ रहे हैं, नाम एक तो जनरल साहिर शमशाद साहब के हवाले से आ रहा है। वैसे तो जनरल आसिम मुनीर आपको पता है सीनियरिटी में आगे हैं, और उनकी रिटायरमेंट डेट जो है ना वो 27 नवंबर है, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट डेट जो है वो 29 नवंबर है। तो उससे पॉसिबिलिटी यही है कि उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। अगर उससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। लेकिन जो कहा जा रहा है, जो मेरे पास है, 2 पॉसिबिलिटीज मेरे सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जनरल साहिर शमशाद साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से डिस्कशन चल रही है, और जनरल अजहर अब्बास साहब को जो है वो अपना जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से बात हो रही है। दूसरी ये पॉसिबिलिटी आ रही है, जनरल अजहर अब्बास साहब के हवाले से बात आ रही है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से बात आ रही है, और दूसरा जो है जो साहिर शमशाद साहब के हवाले से, जनरल साहिर शमशाद साहब के हवाले से, वो जॉइंट चीफ के हवाले से बात हो रही है। और जनरल नवान साहब का नाम भी कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। चले, मैं ये तो दिलों के बेत तो रब जानता है बेहतर, आप क्या समझते हैं? और ये नहीं समझते, जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये सारी अपॉइंटमेंट एक सीनियरिटी के बेस पे होनी चाहिए, हमने उस पर भी हमारा नुक्ता था। दूसरा, हम चाहते थे कि बजाय ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठ के, और हमारा जो पॉलिटिशियन डिसाइड करे, ये इदारे के अंदर से ऐसा होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जितनी बातें कही मैं टोटली उनसे, पहले हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की और मैं बारहा अपने वीलॉग्स में भी ये बात कहता रहा हूँ कि इस किस्म की जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स है, अब हम पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों में एक मुल्क है, दुनिया में 150 इतने सारे ममालिक हैं, उनमें एडवांस्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। आप सिवाय अफ्रीका के अंदर ऐसे ममालिक जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता और कोई आदमी आके टेक ओवर कर लेता है चौथे दिन, उसके अलावा अगर एक तरीका कार इस्टेब्लिश मुल्कों में देखें तो वहाँ क्या तरीका है, सिस्टम के जरिए ये चीज़ें चलती है। हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ सीनियर मोस्ट आदमी को अपॉइंट कर देते हैं। हमारे यहाँ ये नवाज शरीफ जैसे, जो मैंने बताया ना, जो बुनियादी तौर पे जो गंदे जहन के लोग हैं ना, जो साजिशी जहन के लोग हैं, बुनियादी तौर पे जो करप्ट लोग हैं, बुनियादी तौर पे जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, वो अपनी जब इमरान खान ये कहता है ना कि करप्शन को छुपाने के लिए
इस किस्म की चीजों का सहारा लेते हैं और इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स को अपने फेवर में और अपने वेट में लाने की कोशिश करते हैं। तमाम बुनियाद की बुराई की जड़ यहाँ पे बैठती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बहुत बड़ा ओहदा है। पाकिस्तान आर्मी, मैं आपको किसी भी फोरम पे जाके प्रूव कर सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, बड़ी डेडिकेटेड और कमिटेड प्रोफेशनल आर्मी है। और वो अपना रोल उसने कर दिखा दिया जब वॉर अगेंस्ट टेरर आपने पाकिस्तान के अंदर लड़ी और अफगानिस्तान में 54 मुल्कों की फौज जो है वो शिकस्त से दो चार होकर रात के अंधेरे में वहां से भागी। पाकिस्तानी फौज ने सिंगल हैंडेडली टेररिज्म के मैनर्स को खत्म किया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलॉन्ग विद दी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेंजर्स, पुलिस के ताउन से इन चीजों को कर्व किया, खत्म किया और पाकिस्तान में एक ऑर्डर आया। अब इसके ऊपर अपॉइंटमेंट के ऊपर इसको इस तरह करके रोजाना ये बनाना कि फलाना आ गया, उसकी सर्विस एक्सटेंड कर दो, एक रिटेन का लफ्ज ले आओ, आर्मी एक्ट में तब्दील, ये उन लोगों का काम होता है जो अपनी मिस गवर्नेंस को और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए गैर जरूरी चीजों का सहारा लेते हैं और गैर जरूरी चीजों को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ पे एक सिस्टम है, जैसे आपने कहा, एक सीनियरिटी है और ये आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि तमाम वो लेफ्टिनेंट जनरल जिनको आप प्रमोशन जोन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, वो सारे एक ही काबिलियत के अहल हैं। वो प्रोफेशन के हिसाब से एक दूसरे को मैच करते हैं, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक दूसरे के साथ मैच करती है। उन्होंने कोर्स कमांड किए, डिविजन्स कमांड किए, डीजी कोई मिलिट्री ऑपरेशन रहा है, कोई डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, कोई क्यूएमजी रहा है, कोई एजी रहा है, किसी ने अपना बहुत सारों ने कम से कम ट्रबल्ड एरिया में डिविजन कमांड की है। तो उनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई आप ऐसी चीज नहीं कि वो अहल। तो जब सारे उसके ऊपर है तो आप सीनियरिटी में लोगों को सिलेक्ट करें। जो रिटायर हो रहा है शुड गो ऑन रिटायरमेंट। अननेसेसरी चीजें जब आप कहते हैं, ये पिछले दिनों स्क्रैप गवर्नमेंट ने, ये जो आपकी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी वो आर्मी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। और भाई आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए आपको जैक ब्रांच की इनपुट चाहिए, आपको लीगल लोगों की इनपुट चाहिए, आपको कानून का साथ। आप चंद करप्ट लोग उठ के जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, वो कैबिनेट जिसके अंदर लोग क्रिमिनल लोग हैं जो जमानतों पे फिर रहे हैं, वो उठ के आर्मी एक्ट में तरमीम करने की सिफारिशें करें, तो ये क्या, ये पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ नहीं है? तो इसमें जो भी आपने कहा, मैं ये कहूंगा सीनियरिटी में तमाम लोग एक ही प्रोफेशनल होराइजन के, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, प्रोफेशनल इनपुट के, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ के मालिक हैं। इनमें सीनियरिटी में आप फैसला करें और इंशाल्लाह वो फैसला जो होगा वो पाकिस्तान के मफाद में होगा। और जिस तरह जनरल बाजवा ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, अब उनके अलविदाई दौरे शुरू हो गए, उनसे रिलेट करके बातें कर दी जाती है कि जी इतना रोज, तो ये चीजें जो होती है गैर, और वो लोग करते हैं जिनकी अभी उम्रें भी 20-25 साल से ज्यादा नहीं है, जिनको फौज की वर्किंग का भी पता नहीं, वो एक सीनियरिटी में उठा लेते हैं और शुरू हो जाते हैं सुबह को बैठ के वीलॉग करना। चल आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में कानूनी पोजीशन मेरे सामने ये आर्टिकल है जो बिजनेस रिकॉर्डर में आया हुआ है, बैकग्राउंड पे चल रहा है। एक्सटेंशन ऑफ स्पेसिफाइड ऑफिशियल टेन्योर, कोलिशन पार्टनर्स एग्री टू इंसर्ट वर्ड रिटेंशन इन आर्मी लॉ। अच्छा, ये सेक्शन 176 की बात हो रही है कि जिसमें ये डालना चाह रहे हैं, और ये पावर टू मेक रूल्स की बातें हैं। जो मेरी हैरानकुन बात है कि उन्होंने यहाँ, अगर यहाँ कह रहे हैं कि पावर टू रूल्स में ऐड करना है रिटेंशन का, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। यानी रेजिग्नेशन के बाद रिलीज का लफ्ज डाल रहे हैं। जो कोई भी आप जानना चाहते हैं, उसका मकसद ये नहीं है। लेकिन अगर आपने आगे लेकर जाना है तो जो टाइम दिया हुआ है ना, वो टाइम तो आगे आपको इंक्रीज करना है वन वे और दी अदर, जिस तरह भी आप लेकर जाएंगे। और जब आप उन चीजों को उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बड़ी चीजें जो ना वजाहत के साथ आ जाएंगी। और अगर हम इन अमेंडमेंट जो पहली अमेंडमेंट है 1974 में जो पास हुई थी, और वो और आज में अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज में है कि जिससे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। लेकिन आसफ अली जरदारी सागदार मिला, आसफ अली जरदारी से मिला या मौलाना फजलुर रहमान से मिला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामूली सी चीजें हैं, बिला वजह कंफ्यूज करने की। बैकग्राउंड पे मैंने चला दिया। अब चलते हैं आखिरी पर। हाँ, दो हैं छोटे, जरा मुख्तसर करना है जो कि प्रोग्राम हमारा लंबा ना हो जाए। एक बेनजीर साहिबा के हवाले से और इमरान खान साहब, दोनों को मैंने मिलाकर चलना है। इमरान खान साहब ने 26 का लिए कह दिया कि वो पिंडी पहुंचने का कह दिया है। और अभी आप ये मैं छोटा सा क्लिप जो है ना इमरान खान साहब ने कहा, पहले जरा वो सुन लीजिएगा। दावत दे रहा हूं कि आपने आना है
पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को। 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। यह तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएअमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ लें, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का। जी, वो क्लिप आपने चला दिया, आपने देख लिया। इमरान खान साहब 26 को आ रहे हैं, इनको बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं, बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं, और आप जो कोई भी है वो इन्हें रास्ते से हटाना चाहता है। बिल्कुल हालात वही आ गए हैं जैसे थाने कारसाज हुआ, ब्लास्ट हुआ, मोहतरमा बेनजीर साहब बच गई। इस तरह इमरान खान साहब का यहाँ आया, लेकिन उसके बाद लियाकत बाग में आपने देख लिया, और इमरान खान साहब भी पिंडी के अंदर जा रहे हैं। और कुछ चीजें हैं वो जो चीजें हैं मैं मोहतरमा बेनजीर साहब के हवाले से वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ कि जहाँ क्या क्या हुआ, कौन कौन से आए। और आपको पता है कि सुसाइडर बम्बर खालिद शाह के हाथों जो है ना, खालिद शाह, बैतुल्लाह महशूद, मसूद वगैरह, ये सारों के डिटेलें आप लोगों के सामने आ गई, तो पूरी दुनिया में कवरेज भी की गई, और वो तस्वीर बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। लेकिन जब मौत आई थी तो वहां से निकलना जरा मुश्किल हो गया। तब दोनों पे साथ इकट्ठे ही बता दें, एक तो 26 अक्टूबर के बाद, आप नवंबर के बाद हालात क्या देख रहे हैं, इमरान खान साहब पहुंच सकेंगे और क्या उनकी सिक्योरिटी और बाकी चीजों को कोई तवज्जो से आप देख सकेंगे? पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की लाइफ को बड़ा सीरियस थ्रेट है, और मुझे एक और भी प्रॉबेबिलिटी अभी नजर आ रही है, या मैं उसको सोचूं कि ये जो वजीराबाद में हमला हुआ है, वजीराबाद में जो अटैक हुआ है और जिसने भी अटैक किया है, गारमन ये एक ट्रेलर था रिएक्शन चेक करने के लिए लोगों का। और हो सकता है कि इस ट्रेलर के बाद इसकी एक्चुअली प्लानिंग जो है, और थ्रेट बहुत सीरियस है, क्योंकि देर आर पार्स जो चाहती है वो इंटरनेशनल पार्स उनमें है। और आपको पता है कि इंटरनेशनल पार्स जब कुछ करती है तो वो अपनी, यानी अगर अमेरिकन या किसी जगह में कुछ करेंगे तो वो अपनी एजेंसी को, CIA को या बाकी लोगों को इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान में इसकी मिसाल मौजूद है, जिस वक्त लियाकत अली खान को शहीद किया गया था तो उसने CIA ने ही अफगानिस्तान से असैसिन को रिक्रूट किया था ना, और फिर उन पर गोली चली थी, उसको भी मार दिया गया था। फिर बेनजीर भुट्टो शहीद का आपने जिक्र किया, उसमें कोई बैतुल्लाह, मेरे नज़र में कोई बैतुल्लाह मसूद शदूद चक्कर नहीं है। उसमें चक्कर जो है वो बड़ा क्लियर था, और वहाँ पे किसका इंटरेस्ट था वो भी अब तारीखदान लिखेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन्होंने प्लानिंग की थी और जो लोग मौजूद थे वो मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। जो जिम्मेदार थे उसके, जब आपने स्कॉटलैंड यार्ड को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए, उसमें आपने लिखा ही नहीं कि इसकी शहादत के कल्प्रिट तलाश करना। वो तो बहुत सारे उनमें से लोग हुकूमतों में रहे जो उस कत्ल के अंदर भाग गए थे, लेकिन किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि भाई तुम भागे क्यों थे बेनजीर को छोड़ के। अगर उससे पूछ लेते और एक SHO की ड्यूटी लगा देते, और रहमान मलिक की डेथ हो गई अभी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, और उससे इन्वेस्टिगेशन करते, बहुत सारी चीजें बेनजीर के कत्ल के बारे में आपको पता चले। अगर खालिद शहनशाह का केस इन्वेस्टिगेट कर लेते तो बहुत सारी चीजें आपको बेनजीर के कत्ल के बारे में पता चल जाती कि कौन जिम्मेदार था और किसने ये करवाया। दुख की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो नहीं तलाश कर सकी। दूसरी बात, बेनजीर अपना इमरान खान साहब को भी इस तरह खतरा है, और इस वक्त तो PTI की हुकूमत भी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में, और इसकी सिक्योरिटी जो है वो है उस शख्स के पास, वहाँ पे एक तो पंजाब गवर्नमेंट के पास है, इस्लामाबाद में उस शख्स के पास है जो जिसने मॉडल टाउन में 18 बंदों को गोली मारी थी, उसके मुंह को खून लगा हुआ है, आपको पता ही है वो जो कुछ है। और जो उसके बयानात हैं कि शोशा है, नहीं छोड़ेंगे, ये कर दे, वो भी आपके सामने। कोई अगर रेजिलेंट लोग होती है, हुकूमत होती है, अदालत इसका नोटिस लेती तो उसके खिलाफ तो दहशतगर्दी का पर्चा होता कि आप एक आदमी को थ्रेट दे रहे हैं मारने का। आपको खुद ही पता है कि पुलिस पाकिस्तान के लॉ के अंदर अगर कोई शख्स किसी को थ्रेट दे और कोई आदमी उस थ्रेट को सुन ले, कोई कहे कि जी मैंने फलाने को मारना है और उसको मैं शोशा खत्म कर दूंगा, और आदमी जाके अगर वो शख्स को इसको सुने हेयर से में और रिपोर्ट कर दे पुलिस को, तो उस पर FIR कट जाती है। तो वो भी नहीं कटी। तो इमरान खान साहब शुड बी केयरफुल, और पंजाब हुकूमत को इसको बड़ा सीरियसली लेना। इमरान खान साहब जैसे उन्होंने कहा वो पिंडी पहुंचेंगे, और पिंडी में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा क्राउड पिंडी पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ पिंडी का क्राउड नहीं होगा या पीछे से आने वाला क्राउड नहीं होगा,
वो लोग हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं, वो लोग हैं जो कराची से आ रहे हैं, वो लोग हैं जो KPK से आएंगे। तो इस तमाम उसमें जिम्मेदारी बनती है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की और ख़ासतौर पर इंट एजेंसीज की कि वो तो अपना इनपुट जो है इमरान खान की लाइव उसको उससे अवेयर रहे और दूसरा उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि फिर पाकिस्तान ऑलरेडी आप माशी डिफॉल्ट के करीब हैं। आज आपका फॉरेन एक्सचेंज सिंगल डिजिट में जा रहा है, कमर्शियल बैंकों के लोगों के इन्वेस्टमेंट सिंगल डिजिट में जा रही है, डिफॉल्ट का खतरा आज 80% बढ़ गया है। इस माशी बदहाली में जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इस क्रिमिनल कैबिनेट ने, इस क्रिमिनल मिनिस्टर ने जिसने 10 अरब बरतानिया के सैलाब की चोरी करके अपने सन लॉ के फंड में डाले हैं और जो मिस गवर्नेंस का और पाकिस्तान में को बदनाम करने का मास्टर है, तो उसके होते हुए तो आप अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो गई तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। अल्लाह हमको अपनी ईमान रखे और अल्लाह इस मुल्क के ऊपर अपनी जितनी ब्लेसिंग्स हैं उनको करे, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से फॉरेन पावर्स को इस चीज़ की इजाज़त दे कि वो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करके इसको किसी किस्म की, अल्लाह ना करे, डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा सके। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने चीज़ें सारी दे दी। और मैं भी ये बात समझता हूँ कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब की हिफाजत बहुत ज़रूरी करना है, और वैसे भी ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, और इमरान खान साहब का इसमें बड़ी वजाहत के साथ है, वो सर पे कफन बांध के उन्होंने जाना है। और लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये मसाइल तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आप लोगों को। इजाज़त चाहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।